धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। लेकिन आज बात करेंगे खासतौर पर हम दिल्ली चुनाव को लेकर। जी हां, दिल्ली में जिस तरीके का चुनावी नतीजा आया है और उसके बाद जिस तरीके के सवालात खड़े हो रहे हैं, उनको हमेशा की तरह मीडिया ने तो गायब कर दिया है, लेकिन उन सवालों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र किस और दिशा में ले जाया जा रहा है, जो आज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत दिल्ली चुनाव से करना चाहता हूं। जिस तरीके के नतीजे आए और जिस तरीके का माहौल पहले से बनाया जा रहा था, उसमें कोई अंतर तो नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने एग्जिट पोल को फेल होते हुए देखा, महाराष्ट्र में भी फेल होते हुए देखा, हरियाणा में भी फेल होते हुए देखा, लेकिन दिल्ली में तो पूरा सटीक साबित हुआ एग्जिट पोल, और वही एग्जैक्ट पोल बन गया है। अखिलेश यादव जरूर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ यही बात करके बीजेपी से टकराया जा सकता है? नहीं, बीजेपी से तो नहीं टकराया सकता है, लेकिन जहां तक एग्जिट पोल की बात है, मैंने कहीं देखा था 11 एग्जिट पोल में से 8 बीजेपी को दे रहे थे और 3 जो है वह आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि स्वीपिंग एग्जिट पोल था, ऐसा नहीं था। और लेकिन शुरू से इन्होंने यह एक हवा बनाने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी हार रहा है, बीजेपी वापस आ रहा है, और उसी के क्रम में इन्होंने आज का जो भी वर्डिक्ट आया वो चीज है। एक दो बातें और कह दूं कि इन्होंने जहां तक एक्स्ट्रा वोटर्स के नाम लिखे हैं, हालांकि जिस मिस्टर यादव का नाम आपने लिया, अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा कि यह तो झूठ की जीत हुई है और हमें देखना होगा, इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर नहीं किया है तो वो क्या देखेंगे कि जिस तरह से हरियाणा या महाराष्ट्र में हुआ चुनाव के बाद और उसके बाद उसके संख्या में इजाफा होना, या चुनाव के पहले भी वोटर लिस्ट में 10-20 लाख का इजाफा होना, जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था दिल्ली में। एक मुद्दा तो वह है। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे कई सदस्य या कई हमारे मित्र जो भिन्न भिन्न जगहों से दिल्ली में, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हुई हैं कि चुनाव के एक दिन पहले यानी 3 या 4 तारीख को लोगों को बुलाया गया, उनके 1 से 2 हजार रुपए दिए गए हैं और वहां पे कसम खिलवाया गया है कि इसके अलावा तुम अपनी माँ की कसम खाओ या किसी देवी की कसम खाओ कि हमारे भाजपा प्रत्याशी के सिवा और किसी को वोट नहीं देंगे। और इसके पहले भी जो है, यदि कांग्रेस ने 10-50 रुपए खर्च किए तो आम आदमी पार्टी ने 100 खर्च किए और भाजपा ने 1000 खर्च किए, और बाकी इनके साथ जितना भी तंत्र था राज्य का, यह सब इनके पास था। तो चुनाव, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, ना स्वच्छ है, ना स्वतंत्र है, और ना ही किसी तरह से उस तरह की स्थिति है जिसमें सामान्य लोग भी जीत सके। या तो आंदोलन खड़े हो, जनता उनके साथ हो, नहीं तो पैसे दल बल से लगाए। और अंततः बात जो आपने प्रश्न के अंत में कहा था कि क्या यह तरीका है बीजेपी को हराने का, केवल बीजेपी नहीं, पूरे इस फांसीवादी सत्ता को हराने का, पूरे इस आर्थिक राजनीतिक स्तर को हराने का, जिसके कारण हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है और हम इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं, उसको खत्म करने का रास्ता चुनाव से चुनाव तक की राजनीति नहीं है। इस पर मैं पहले भी बातें कर चुका हूं जी। लेकिन चुनाव का नतीजा बीजेपी को तो फायदा देगा, सत्ता हासिल करने वाला, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट देगा। महाकुंभ में कितने लोग मरे, क्या भगदड़ हुई, सब खत्म। दिल्ली में किस तरीके से अमेरिका से जो लोग लाए जा रहे हैं हथकड़ियां बांध के, वो मुद्दा खत्म। 3 मजदूर, आपने एक स्टोरी बनाई, कैसे वो सफाई करते हुए मर गए, वो सब खत्म। यानी जितने भी तमाम चीजें हैं, वित्त मंत्री नया इनकम टैक्स कानून ला रही है, किस तरीके का जो है बजट आ रहा है, मतलब सब चीज पे क्लीन चिट मिल गई दिल्ली चुनाव जीतते ही बीजेपी को। क्लीन चिट तो नहीं मिला। मुश्किल यही है कि हमारे जो वास्तव में यदि क्रांतिकारी पार्टी है या मजदूर वर्ग और किसानों के साथ है, वह सही मुद्दा को सही जगह पर नहीं उठा रहे हैं और उस वर्ग संघर्ष की तरफ नहीं चल रहे हैं, जिससे
हम सत्ता हासिल कर सके। वह कहीं ना कहीं चुनाव में ही जा रहे हैं और जनता को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों तुम भाजपा के खिलाफ चुनाव दो। हम भाजपा के खिलाफ उस तरह से नहीं है या किसी खास व्यक्ति के जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं, हम इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। आम आदमी जी पार्टी ने भी यही बात कही थी, 2013-14 में यही बात कही थी, और आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा उन पे कह दे। हालांकि मैं उस कांग्रेस प्रवक्ता से सहमत नहीं हूं जो खुश हो रहे थे आज टीवी के इस बहस में, किसी खास चैनल 24 है, एनडीटीवी पे है, कि आम आदमी पार्टी को तो हारना ही था, इन्होंने विश्वास खो दिया जनता का, चाहे वो शराब के घोटाले का मामला हो, चाहे यमुना नदी हो। जी लेकिन मैं उस आधार पर नहीं जा रहा हूं। शुरुआती दौर में ही, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, 2013-14 में जब इंटरव्यू हुआ था केजरीवाल को, जो आज चुनाव में हार गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। कुछ चंद पूंजीपतियों के खिलाफ उन्होंने जो आवाज लगाई थी, वो आवाज लगाना उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल और जिसके कारण इनका वोट परसेंटेज जो है दिल्ली में जो 50 अधिक था, वो घट के तकरीबन, अभी शायद फाइनल टैली बाद में है, वो घट के 46 आ गया, और 48% बीजेपी का है, और कांग्रेस का बढ़ के 3 से 6% हुआ है। और जो इनका एक क्रांतिकारी मुहिम था, वो आधार खत्म हो गया। ये भी धर्म की राजनीति करने लगे। यह भी अल्पसंख्यकों पर जब जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ बोलने से बचते रहे, ताकि वह हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में ले सके। जबकि हिंदू मतदाताओं ने देखा कि वह काम, चाहे वह राम मंदिर बनाने का हो, जैसे आपने कहा महाकुंभ मेला हो, उसमें तो भाजपा काम कर रहा है। जी और वैसे एक चीज और बता दूं कि आज सुबह सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया था, जी प्रचंड भाजपाई समर्थक, तो मेरे को बधाई दे रहे थे कि भाई एक कटाक्ष रूप में। तो मैंने कहा भाई खुश तो आपको होना चाहिए, और मैं कहीं से आपके व्यक्तिगत रूप से आपके पार्टी या आपके किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सब चीजें गिनाई कि किस तरह से धांधलियां हुई है। तो उन्होंने कहा है कि प्यार और जंग में कोई रास्ता नहीं होता, लक्ष्य हासिल करना होता है। यह भूल जा रहे हैं कि यह प्रजातंत्र जनता के लिए है, यह जंग नहीं है, और आप भी उस चीज को खो रहे हैं या खोने वाले हैं जिसके लिए आप अपने दुश्मन वर्ग को मदद कर रहे हैं, उसके लिए वोट दे रहे हैं या उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बुलडोजर पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का घर तोड़ रहा था, उसी बुलडोजर से महाकुंभ में लाशें ढोई गई हैं। अगर शर्म हो तो आदमी वो तस्वीरें देख ले जो इस बात को कह रहा है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये जंग नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। खैर, अब बुलेटिन की विधिवत रूप से शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर है, भारत आना चाहती हैं क्षमा सावंत अमेरिका से। मोदी सरकार को काहे डर लग रहा है उनके आने से? क्षमा सावंत इनका जो वहां पे सल्तनेट कह रहा हूं, कंसुलेट जो छोटा होता है, मेन एम्बेसी नहीं, वहां पे ये गई थी अपना मांगने के लिए कि भाई हमें वीजा मिलना चाहिए। वीजा इंकार कर दिया गया। जब इन्होंने कहा कि भाई हमें कारण बताओ कि क्यों वीजा इंकार कर दिया गया, तो इन लोगों ने कहने से मना कर दिया। ये लोग वहां से बाहर नहीं निकल रहे थे सियाटल में, और बाकी इनके समर्थक भी हैं। ये वहां की सियाटल में वहां पे जो भी काउंसिल होता है उसकी मेंबर रही हैं, चुनाव में जीतती रही हैं। और इनका एक वर्कर्स पार्टी करके भी कुछ पार्टी है वहां पे, उनके भी लोग आके जमा हो गए। तो इंडियन कॉन्सुलेट को वहां पे पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाके धक्कम धुक्की हुआ, इनको निकाला गया। लेकिन इनका कहना यह है कि इनकी माँ बीमार है, बैंगलोर में है, देखना चाहती है, नहीं वीजा दिया जा रहा है। जबकि इनको पति को इमरजेंसी वीजा दिया गया कि ठीक अपनी तुम सास को देके आओ। तो भारत सरकार ने रिजेक्ट लिस्ट बना रखा है वैसे लोगों का जो भाजपा के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, या आरएसएस के खिलाफ है, या अंबानी अदानी के खिलाफ है। उस रिजेक्ट लिस्ट में इनका नाम है। कारण कि जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था और उन पर अत्याचार किया जा रहा था, जबरदस्ती उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां पे इन लोगों ने नारा लगाया था, उनके समर्थन में जुलूस निकाले थे और वक्तव्य निकाले थे। तब से इनका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आ गया है, और इसलिए अभी तक इनसे बदला एक तरह से लिया जा रहा है। ये खबर उन लोगों को खास तौर पर देखनी चाहिए जो ये खुश हो सकते हैं कि क्षमा सावंत का इलाज हो गया। इलाज तुम्हारा भी सबका होना है। देख ही रहे हो किस तरीके से हथकड़ियों में, बेड़ियों में डालकर वापस भेजा जा रहा है, और वो लोग जो अब जाने वाले हैं अमेरिका, उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को बाहर जाने की इजाजत क्यों होगी?
हाँ, इन पे केस चल रहा था जब राष्ट्रपति थे, 2007 में चुनाव में जीते थे। उस समय जहां तक मुझे याद है कि कर्नल गद्दाफी से इन्होंने भारी संख्या में डोनेशन लिया था और बाद में उनको मरवाने में भी इन्हीं का हाथ रहा था। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये कैसे हत्यारे लोग हैं। तो खैर डोनेशन ही नहीं, इन्होंने गलत तरीके से पैसा जमा किया था, उसके खिलाफ केस चल रहा था। केस के दौरान इन्होंने जज के समक्ष वो कहा था कि भैया इतना हम तुमको दे देंगे, कुछ करेंगे, जिसमें पकड़े गए। और इसके कारण इनको पनिशमेंट 1 साल के लिए मिला है, 1 साल या 3 साल जो भी इनको पनिशमेंट मिला है जज के वो करने के लिए। और इनको इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वो सर्वेलेंस वो लगाया गया है कि तुम ऐसे नहीं निकल सकते हो। और बाहर यदि घर से निकला, एक्चुअली इनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति से शायद यह मिल गई है। बाहर निकलने के लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि तुम अब 70 वर्ष के हो गए हो। वहां के नियम के हिसाब से 70 वर्ष के किसी अपराधी को बाहर निकलना है तो परमिशन मांग सकता है, और सीनियर सिटीजन होने कारण मिलता है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ खास छूट मिली है। तुम चूंकि बूढ़े हो चुके हो, जाना चाहते हो, तो उस लिंक के साथ जाओगे, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जाओगे, और तब जाके तुम एप्लीकेशन डालोगे, तुम्हें बाहर जाने का आदेश मिलेगा, नहीं तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे। जी, अच्छी बात है। और बताया जा रहा है कि इनके पैरों में जो आपने बताया वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो लगा दी गई है ताकि पता रहे कि ये आखिर कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल ही तो घर पे छोड़ के जा सकते हैं, उस डिवाइस को कैसे निकाल पाएंगे। खैर, अगली खबर जो है, दुनिया भर के लोगों की जासूसी करना चाहता है ब्रिटेन, और इसके लिए वो एप्पल से मदद मांग रहा है। क्यों? एप्पल से मदद ही नहीं मांग रहा, एप्पल को आदेश दे रहा है यूके में कि अब तुम्हारे पास जो भी डेटा है, जो भी तुम्हारे लोग हैं और जो एप्पल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आईफोन हो, आईपैड हो, मैक हो, इस तरह की जितने चीजें हो, उसमें जो भी यूजर्स के डेटा है, मैसेज है, फोटोज है, नोट्स है, जो भी चीज है, उस पे बैकडोर से हम जो जाना चाहें, जो तुमने एन्क्रिप्शन कर रखा है, वह हमें बता दो ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके और देश विरोधी लोगों को हम पकड़ सके, तथाकथित रूप से देश विरोधी लोगों को। और इस पर बड़ा हंगामा, चूंकि वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया है, यह ओपनली नहीं आया, करीब महीने भर पहले की कहानी है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में अभी आया है। और इसलिए बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि अभी तक माना जाता था कि एप्पल बड़ा ही अपनी चीजों को सीक्रेट रखता है, और पूरे दुनिया में लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और चूंकि इंग्लैंड मांग रहा है तो निश्चित रूप से यूएसए भी इसके पीछे आएगा, यूरोपियन यूनियन के दूसरे लोग जाएंगे। यानी एप्पल, यानी जितने भी प्राइवेट कंपनी है, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार बदलने से या उसके करने से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह टोरीज के सरकार हो या तथाकथित रूप से लेबर के प्रो पीपुल सरकार हो, कोई भी प्रो पीपुल सरकार नहीं है। और इसलिए सही में बड़ा हंगामा होने वाली चीज है। और हम लोगों को तो पता ही है, हमारा कोई भी मोबाइल, कोई भी फोन, कोई भी लैपटॉप, कोई भी चीज अभी सीक्रेट नहीं है। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पनामा पर जो दावा विदेश मंत्री ने किया था अमेरिका के कि अब वहां से जहाज गुजरेंगे, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, राष्ट्रपति कह रहे हैं पनामा के झूठ बोल रहा है। हाँ, अमेरिका बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इससे मैं भी सहमत हूं। पनामा ने इतना मान लिया था 2 घंटे की मीटिंग के बाद से, जब इनके विदेश मंत्री आए थे अमेरिका के, कि ठीक है भाई, जब अभी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इनके पोर्ट पे जो था, पनामा कैनाल के पोर्ट पे था, उसको आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे। हालांकि चाइना ने इसमें कहा है कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण वो है, निर्णय है पनामा सरकार का, लेकिन मजबूरी में इन्हें इतना मानना पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पनामा कैनाल से अमेरिकी बेड़े जो भी जाएंगे, चाहे वो युद्धपोत के हों या प्राइवेट हो, उनमें हमें कोई छूट नहीं दी है। मुफ्तखोरी की तो बात अलग चीज है। जी, चलिए, आप बात नहर की कर रहे हैं तो चलते हैं अर्जेंटीना। वहां की नहर में बताया जा रहा है लाल पानी आ रहा है जैसे खून हो। क्या मसला है सर? ये पहले भी वहां था, और वहां के लोगों का 1-2 चीज मैंने देखा जो उन्होंने कहा है कि पहले था तो वह कुछ येलो कलर का होता था, एक बड़ा भद्दा स्टिंकिंग स्मेल आता था, जो केमिकल श्राव होते हैं उनका आता है। किसकी कंपनी है क्या है यह पता नहीं है, लेकिन वैसा आता है, सीक्रेट है। हो सकता है अमेरिकन हो सकता है बाहर का हो सकता है अर्जेंटीना का खुद ही हो, जो बना के बाहर में भेज रहे हैं, और ऐसे जगहों में बना रहे हैं जहां की दूर दराज में आबादी बड़ी कम है। लेकिन अभी इन्होंने देखा कि अभी अचानक जो है, जैसा आपने कहा कि खून के रंग का है, और कई किलोमीटर तक इस नहर में, उस नदी में उस जा रहा है, और इसलिए बड़ा ही वहां सनसनी है कि चीज क्या है। यह कोई ना कोई केमिकल टॉक्सिक है,
उसका चीज निकल रहा है जो ये लोग बना रहे हैं, जनता को बता नहीं रहे हैं और बड़ा ही जी हार्मफुल होगा। और जो हमारे यहाँ उस स्तर का भले ही ना हो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ उसी तरह का है जो कि वहां के वातावरण को बर्बाद कर रहा है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं। कनाडा का जस्टिन ट्रूडो बड़े तेवर दिखा रहे हैं अपने व्यापारियों के बीच और कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए तो ट्रंप कब्जाने की बात कर रहा है। वास्तव में उनके पास बहुत कुछ, इसमें संदेह नहीं है। चाहे तेल हो चाहे पानी हो, यदि पानी का सबसे बड़ा शुद्ध पानी का यदि भंडार है तो वह कनाडा के पास है। जिस तरह से भी इस्तेमाल करें, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाए, पीने के लिए करें, पैक करके करें, जैसे भी करें। वहां खास खास जगहों में पानी की जो बोतल आती है जो कहते हैं शुद्ध है, वह बियर के बोतल से ज्यादा महंगा है। इसलिए कई कनाडियन कहते हैं चलो भाई प्यास लगी तो बियर पी लेते हैं, पानी क्यों पीना है। तो वह सही कर रहे हैं और वहां मिनरल से बहुत सारे हैं। और जिस तरह से ट्रंप की नजर पनामा पे है, ग्रीनलैंड में है, ग्रीनलैंड में तो और भी ज्यादा है, और अफ्रीका के कई अब देशों में शुरू हो गए हैं, उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। और नेचुरली यहाँ पे गाजा पट्टी पे है, तो उस पर भी करनी चाहते हैं। तो ये सही कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो के दिन तो खत्म हो गए। नए प्रधानमंत्री चुनने की बात है, नए आएंगे तो चलते चलते कुछ सच्चाई बयान कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं अमेरिका का। सारी दुनिया जान चुकी है कि ट्रंप ने आईसीसी पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये नहीं जान पा रही है कि क्यों लगाई है। हालांकि जानते ही हैं आप कि नेतन्याहू, उसके रक्षा मंत्री और उसके आईडीएफ चीफ के खिलाफ वारंट जारी है, शायद इसलिए लगाई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि करीम खान जो वहां के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उनकी वजह से लगाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे पहले आईसीसी की एक प्रोसिक्यूटर हुआ करती थी 2016 से 2020 के बीच, जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो माइक पोम्पियो के खिलाफ उसने कोई एक्शन ले लिया था, उसकी वजह से खुन्नस खाए हुए हैं। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बदला सधाया जा रहा है। पोम्पियो के खिलाफ जो हुआ था, हाल फिलहाल के जो होने की संभावना है उसके खिलाफ, इसराइल जो हो रहा है और उसके खिलाफ आईसीसी ने वारंट निकालने की बात, और इससे कारण वो आईसीसी को खत्म करना चाहते हैं। वैसे बाय द वे ये है कि 79 यानी 80 में से एक कम मेंबर्स ने यह कहा है कि यह बहुत खतरनाक है। इन्होंने इसका विरोध किया है कि जो भी एक दिखाने के लिए सही, लेकिन जो भी था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े जघन्य अपराध होते थे जिसका खिलाफ करने का एक बेस बनता था, उसको अब बर्बाद कर रहे हैं। और जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी भी शामिल है, कनाडा भी है, और छोटे मोटे देश भी हैं जैसे स्लोवेनिया। वो तो हमें मालूम ही है कि यहाँ यूरोपियन यूनियन के वो देश है, और ये अच्छी बात है। लेकिन यही हमें समझना पड़ेगा कि फांसीवादी, नाजीवादी और साम्राज्यवादी जब सत्ता का उभार हो रहा है और काफी तेजी से वो फैल रहे हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया के अन्य देश हो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह पे दिख रहा है। दक्षिण पंथियों की सत्ता अब अति दक्षिण पंथी लेके बढ़ रहे हैं उस तरफ, और उसमें जितनी भी तरह की चीजें हैं वो आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री रूप से भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो उनका है ही है। एलन मस्क का उदाहरण सबको नजर आ रहा है, को जर्मनी में भी किसको जिताना चाह रहे हैं। तो यह बड़ा ही विकट समय नजर आ रहा है, और उसका समाधान एक ही है कि हम जनता। जी मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि दक्षिणपंथी और फिर अति दक्षिणपंथी, ट्रंप जो है अति दक्षिणपंथी नजर आ रहे हैं। और आईसीसी का जब गठन हुआ था 2002 में, 1998 के आसपास रोम में कोई समझौता था, वो उसके बाद ये सब बना, तानाशाहों के खिलाफ ये एक्शन ज्यादा लेता है। तो क्या ट्रंप को पहले से लग रहा है कि आईसीसी उसके खिलाफ कोई वारंट जारी कर देगा? और दूसरी बात ये, अमेरिका तो आईसीसी का सदस्य ही नहीं है, तो इसको क्या जरूरत पड़ी थी बैन लगाने की? क्या दहशत पैदा करना चाहता है? नहीं, सदस्य होने के बावजूद भी लोग जा सकते हैं आईसीसी में, आईसीजे में। आईसीजे में भारत भी गया था जब हमारे वो कर्नल नहीं, जाधव कमांडर जाधव जब वहां पकड़े गए थे, कुलभूषण जाधव, तो उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं, आईसीजे में गया था और हमारे पक्ष में वर्डिक्ट भी आया था, जबकि ना भारत उसका मेंबर है ना पाकिस्तान मेंबर है। तो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहुंच होती है, हालांकि उनके पास अपना पावर नहीं है। और अभी तक होता था कि छोटे मोटे देशों के खिलाफ है तो अमेरिका जबरदस्ती पहुंच के उनको पकड़वा के अपनी फौज भेज के, जैसे उन्होंने उसने युगोस्लाविया को बर्बाद कर दिया और उसके जो हेड थे मिलोस या जो भी थे उसको पकड़ के जेल में पहुंचवा दिया, वो सब काम किया है। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में देखें तब उसे यह नजर आ रहा है, जो आपने सही कहा, कि वह केवल इजरायली जियोनिस्ट जो रिजीम के नेता उन्हीं खिलाफ नहीं, अमेरिका और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी वहां जाएगा, और इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं। और उनका एकमात्र रूल वही होगा जो अमेरिका और उनके सहयोगी चाहेंगे।
जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रंप के फैसलों को लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है। अदालत ने कह दिया यूएस एड को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं और उसके जो 2200 कर्मचारियों को निकालने की बातें हो रही हैं उस पर भी अदालत ने रोक लगा दी है। लेकिन बंदे पे लगता है सनक सवार है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह रोक टेम्पररी है, इसको हमें समझना चाहिए। 2200 लोगों को जो इन्होंने निकालने की धमकी दिया, कहा कि खुद रिजिग्नेशन दे दो, 8-10 महीने का हम वेतन थमा देंगे, तुम्हें झुंझुना दे देंगे। तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में इनका मुख्य चीज था कि इसको कांग्रेस में जाना चाहिए था। कांग्रेस में बहस होता है, फिर उस पर जो बहुमत से होती है वो चीजें होती है कि मजाक थोड़ी है कि तुम्हें अपना जो भी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। और उस पर कोर्ट ने कहा कि यह गलत ऑर्डर है और इसलिए हम इसको अभी होल्ड करते हैं। और इसलिए ट्रंप ने अब दूसरा आदेश दिया एलॉन मस्क को कि पता करो किस तरह से इसको बंद किया जाए या खत्म किया जाए या कुछ चंद वो रह जाए। वैसे ये लोग यूएस एड को खत्म नहीं कर रहे हैं, अब उसको एक जो एनजीओ या जिस फॉर्म में था उसको अपने हाथ में लेके, अपने मंत्री लेके एक तरह से कहें तो डायरेक्टली ये अब अंदर आ जाएगा एलॉन मस्क का ट्रंप के अंदर में, और दुनिया में जिस तरह की चीजें करना चाहेंगे वो करेंगे। तो वैसे भी एड कहीं भी फ्री में नहीं दिया जाता है। जब एड जाता है उसके बदले में ज्यादा यानी निवेश होता है, और इसके साथ साथ जाती है, इस तरंग के ऊपर बैठ के जाती है पॉलिटिकल कंपल्शंस कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी देश यदि खुश होता है कि हमें अमेरिका से एड मिल रहा है, उसके जनता को समझने चाहिए कि हमारे ऊपर जो जंजीर है, जो बेड़ियां हैं, वो और मजबूत हो रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भी शायद समझ नहीं आ रहा या वो बंदा समझना ही नहीं चाहता। जन्मसिद्ध अधिकार वाले कानून को जो उसने रद्द किया था उस पर भी वहां की अदालत रोक लगा चुकी है। इनके 15 दिन के भीतर इस राष्ट्रपति के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अदालतों में जा रहे हैं, अदालतें आदेश दे रही हैं, लेकिन बंदा सनक में अपनी कुछ भी करने को तैयार है। एफबीआई के एक कर्मचारी का खुला पत्र सीएनएन ने छाप दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एफबीआई में जबरदस्त खलबली मची पड़ी है ट्रंप के खिलाफ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां की जनता को, खासकर हमें भी समझना चाहिए कि सैकड़ों एफबीआई के कर्मचारी को निकाल रहे हैं, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे काम कर रहे थे। ट्रंप के खिलाफ ही जो आंदोलन, जो मुकदमा चल रहा था, इन्होंने जो कैपिटल हिल पे जो हंगामा करवाया था चुनाव हारने के बाद पिछली बार, और उसमें भी कर रहे थे, तो बहुत सारे सेंसिटिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास है, और ये लोग भंडा फोड़ेंगे तो काफी हंगामा होगा। तो जनता किस भंडा फोड़ने का इंतजार कर रही है? उन्हें समझना चाहिए कि यह ट्रंप या बाइडेन पहले हो, यह केवल दुनिया ही को नहीं लूट रहे हैं, उनको भी लूट रहे हैं, और उनकी भी दरिद्रपन को बढ़ा रहे हैं, ना कि उनको कहीं से मेक अमेरिका ग्रेट कर रहे हैं। कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। जी चलिए, एक खबर यह भी छपी है कि ट्रंप ने बाइडेन के कुछ अधिकार छीन लिए हैं जो पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उनके पास थे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इश्यूज। तो जब बाइडेन जीत के आए थे तो उन्होंने ट्रंप के इस अधिकार को खत्म कर दिया था कि ये आदमी जो है उटपटांग काम कर रहा है ट्रंप, और इसको इंफॉर्मेशन जाएगा तो गड़बड़ करेगा। और अब ट्रंप ने अध्यादेश जारी करके या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा है कि इनकी याददाश्त शक्ति है नहीं, सेंसिटिव इश्यूज जो है, कहने का मतलब कि सठियाए हुए आदमी है, जो भी सेंसिटिव इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन है, इनके पास जाएगा, पता नहीं कहां भंडा फोड़ दे। इसलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी है कि बंद किया जाए, और इसलिए कहा है इन्होंने कि आई एम फायरिंग यू, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं तुम्हें बर्खास्त कर रहा हूं, हटा रहा हूं, और अमेरिका को ग्रेट बना रहा हूं। चलिए, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए शायद उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ट्रंप, और कह रहे हैं कि पुतिन से भी जल्द बात करेंगे। ये जुमलों में है या वाकई में होगा? नहीं, मिल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, पिछली बार भी ये मिले थे। देखिए, यहाँ पे इस चीज को विस्तार देने से अच्छा है कि मैं ये कहूं कि नॉर्थ कोरिया के पास यदि परमाणु बॉम्ब है और उसको डिलीवर करने के लिए इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल और अंडरग्राउंड ड्रोन्स हैं, तो नॉर्थ कोरिया की इज्जत है। लेकिन ये लोग बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हैं ईरान की, कहते हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इसलिए ईरान के पार्लियामेंट के चीफ स्पीकर जो कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, एक तरह से कहें तो वो सही कर रहे हैं, हालांकि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के पक्ष में नहीं हूं। जी
चलिए फटाफट अंदाज में गाजा, सीरिया और ईरान की बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा है। और पहला जो अपडेट है इसमें हमारे पास कि क्या साउथ अफ्रीका को गाजा की बात आईसीजे में उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के जरिए, ये एक रिपोर्ट छपी है। हाँ बिल्कुल छपी है। अमेरिका ने 2023 में जहां तक मालूम है $440 मिलियन दिए थे और 24 में कितने दिए नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन उतना ही या उससे अधिक ही दिया था, इन्फ्लेशन को लगा ले वगैरह लगा दे। अब ट्रंप ने उस पर अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा है कि इसको हम कर्टेल करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है सो हमारे खिलाफ जा रहा है, पूरे अफ्रीका में लीडर बन रहा है, हमारे और फ्रांस के जो सैनिक उनको मतलब हटवा रहा है वहां से, इजराइल के खिलाफ आईसीजे में जा रहा है और इसलिए उस पर दबाव डालना चाहते हैं। और वही बात हमारी सत्य हो रही है जो अनवर होजा ने भी कहा था, अल्बानिया के अंतिम मार्क्सवादी लेनिनवादी नेता, कि यदि सही में समाजवाद का निर्माण करना है या अपने ऊपर निर्भर होना है, स्वावलंबी होना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपने चीजों का इस्तेमाल करो, ना कि विदेशी मदद से करो। नहीं तो उसके पीछे जो राजनीतिक विचारधारा आएंगे और जो तुम्हारे आगे बंधन आएंगे वह तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर बर्बाद करेंगे। जी, तो वो गोरों की जमीन साउथ अफ्रीका में हड़पी जा रही है, कालों के जरिए सरकार हड़पवा रही है, वो बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है सर। नेचुरली वह उनका अंदरूनी मामला है, इनके बाप की थोड़ी है वहां का कानून है, वहां का जो सामंती व्यवस्था है उसको वो खत्म कर रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। गुरु ने आज से कई दशकों शतकों पहले जो वहां पे बाहर से आके बसे हुए बेसिकली फ्रेंच और डच थे, इन्होंने जमीन जो हड़प ली थी इनको हटा दिया था। अब सैकड़ों एकड़ लेके बैठे हुए क्यों रहने देंगे भाई, हम नहीं रहने देंगे। और ब्रिक्स भी होगा सर, क्योंकि ब्रिक्स का सबसे दमदार अगर कुछ काम करता हुआ दिखता है, मीटिंग्स करता हुआ दिखता है तो साउथ अफ्रीका है। बिल्कुल है, इसलिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह पूरी जोर लगा रहे हैं और इनकी कोशिश होगी कि उसी तरह यहां के भी सत्ता परिवर्तन करें जिस तरह अन्य देशों में, हमारे बगल में बांग्लादेश, पाकिस्तान है ना, उधर में अर्जेंटीना, तो इस तरह की कोशिश करेंगे। जी, तो जो आयतुल्ला अली खामनेई यानी कि सुप्रीम लीडर कह रहे हैं ईरान के कि अमेरिका विश्वास के काबिल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ट्रंप से हमारी सरकार बात ना करे, परमाणु मुद्दे पर कोई फायदा नहीं होगा, वो ठीक ही कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, पेजिशकियान की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा उसके तरफ तुम ललचो मत। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि डिप्लोमेटिकली आप सीधे नहीं कह सकते कि हम बात नहीं करेंगे, फिर मुश्किल होता है। डिप्लोमेसी को बचाए रखना है जो भी हो। ईरान की अंदरूनी हालात जो है बहुत अच्छा नहीं, आर्थिक रूप से एक तरह से वह ढह रहा है, तुम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर बेच नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारी औरतों की आबादी है 50%, उसका कम से कम 30-40% जरूर उसका तुम जो एक उत्पादन क्षेत्र में लग सकती थी या व्यवसाय में लग सकती थी या सर्विसेज में लग सकती थी, तुमने उनको दरकिनार कर दिया है। तो उतना बुरा हाल नहीं है जैसा अफगानिस्तान में, फिर भी कर रखा है। तो वैसी हालत में तुम डिप्लोमेसी से अलग हो जाओगे तो वह एक और आधार मिलेगा अमेरिका को तुम्हारे अंदर हस्तक्षेप करने का, वो गलत चीजें होंगी। और दूसरी चीज है कि इस डिप्लोमेसी में तुम रशिया के साथ जैसे देख रहे हो, यूनाइटेड नेशंस में उठा रहे हो, उसको बरकरार रखना चाहिए। जी, सरकार नहीं बन चुकी है लेबनान में सर, राष्ट्रपति भी बन गया, प्रधानमंत्री भी बन गया, बावजूद इसके अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं, संसद को संबोधित कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने लाल रेखा पार कर दी है, वो सरकार में नहीं आना चाहिए। तो यहां राजनीतिक तौर पर भी ये हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। पिछले 5-6 दशकों से इन्होंने जो कर रखा है पूरे इस क्षेत्र में, और पैलेस्टीन स्टेट और पैलेस्टीनियनों को जो कर रखा है, हिजबुल्लाह ने उसका साथ दिया तो वो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दिया। और इसके बाद से अभी जब से संधि हुआ है, यानी सीज फायर हुआ, जंगबंदी हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तब से इजराइल ने दशकों नहीं सैकड़ों बार उसको तोड़ा है, उनके घरों को तबाह कर, यहां तक कि बेरूत के ऊपर भी कल परसों इनका जो F-16 या F-15 जो भी इनके पास है वो भी फ्लाइंग करके देख रहा है कि कहां पे मारे नहीं मारे, वह सब कुछ कर रहा है। तो यूएस का जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वह साम्राज्यवाद का एक और उच्चतम स्तर है जो कि पूरी दुनिया में दिखाना चाहता और करना चाहता है कि हमारे खिलाफ जाएगा, उसको हम बर्बाद कर देंगे। जो भी उठपटांग बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं देश के अंदर देश के बाहर, वो कर रहे हैं। और यहां भी दिखाने के लिए इजराइल को हम तुम्हारे बहुत प्रिय मित्र हैं,
और इसलिए कह रहे हैं कि जहां तक हिजबुल्लाह की बात है और लेबनान सरकार की एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि इनसे कोई भी रिश्ता मत रखो, इनको खत्म करो। जी बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, छोड़नी पड़ रही हैं। कल छुट्टी का दिन रहेगा, परसों आपके सामने फिर से हाजिर होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए भी इतना ही। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू मिस्टर अकरम।